सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना बच्चों? हाँ, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और याद तो होगा ही आप सभी को क्या करना होता है एपिसोड देखने के बाद। एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने किताब से सवालों को हल करना होता है। आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में कक्षा 11 में हम फिजिक्स का पार्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को पढ़ेंगे। उसके बाद कक्षा 12 में हम केमिस्ट्री के पार्ट परमाणु को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अपना कॉपी कलम ले लीजिए और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ठोसों के यांत्रिक गुण का दूसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रतिबल के कितने प्रकार होते हैं और जिसके बाद हम देखेंगे कि हुक का नियम क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिबल के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि प्रतिबल के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा है अपरूपण प्रतिबल और तीसरा है जलीय प्रतिबल। सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये कोई एक बेलन है जिसे आपने दोनों छोरों से पकड़ा हुआ है। जब इस बेलन के दोनों तरफ लंबवत दिशा में एक समान बल लगाया जाएगा तो इस बेलन का आकार बदल जाएगा और इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। इस स्थिति में एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम प्रतिबल कहते हैं। यदि प्रत्यारोपित बलों के कार्य से बेलन संपीड़ित हो जाए तो एकांक क्षेत्रफल पर प्रत्यानयन बल को हम संपीड़न प्रतिबल कहेंगे। तो दोस्तों, तनन या संपीड़न प्रतिबल को ही अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहा जा सकता है। इसमें दोनों ही स्थितियों में बेलन की जो लंबाई होती है उसमें अंतर हो जाता है। बेलन की लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल तथा उसकी प्रारंभिक लंबाई एल के अनुपात को हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, जिसमें अनुदैर्ध्य विकृति बराबर है डेल्टा एल भाग एल के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपरूपण प्रतिबल क्या होता है। दोस्तों, मान लीजिए ये कोई एक बेलन है। यदि 2 बराबर और विरोधी विरूपक बल बेलन के अनुप्रस्थ परिच्छेद के समानांतर लगाए जाएं तो बेलन के सम्मुख फलकों के बीच सापेक्ष विस्थापन हो जाता है। लगाए गए स्पर्शी बलों के कारण एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल को हम अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि लगाए गए स्पर्शी बल के कारण जो बेलन के सम्मुख फलकों के बीच एक सापेक्ष विस्थापन है उसे दर्शाया जा रहा है डेल्टा एक्स से। इस प्रकार उत्पन्न विकृति को हम अपरूपण विकृति कहते हैं, जिसमें अपरूपण विकृति बराबर होती है डेल्टा एक्स भाग एल के, जो कि बराबर है tan थीटा के, जहां थीटा बेलन का कोणीय विस्थापन है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि थीटा बहुत कम होता है
तो tan थीटा लगभग कोण थीटा के बराबर ही हो जाता है, जिसका मतलब है अपरूपण विकृति बराबर है tan थीटा बराबर थीटा के। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जलीय प्रतिबल हम किसे कहते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि कोई एक बाल्टी है जिसमें एक बॉल डाली जा रही है। अधिक दाब के किसी द्रव के अंदर रखा एक ठोस गोला सभी ओर से समान रूप से संपीड़ित हो जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। द्रव द्वारा लगाया गया बल पिंड के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत दिशा में कार्य करता है और ऐसी स्थिति में पिंड को जलीय संपीड़न की स्थिति में कहा जाता है, जिसके कारण आकृति में किसी परिवर्तन के बिना ही आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रकार से पिंड के अंदर आंतरिक प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाते हैं, जो द्रव द्वारा लगाए गए बलों के बराबर और विरोधी होते हैं। इस स्थिति में एकांक क्षेत्रफल पर आंतरिक प्रत्यानयन बल को हम जलीय प्रतिबल कहते हैं और जलीय दाब के कारण उत्पन्न विकृति को हम आयतन विकृति कहते हैं। इससे आयतन विकृति में परिवर्तन डेल्टा V तथा प्रारंभिक आयतन V के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, जिसका मतलब है आयतन विकृति बराबर है डेल्टा V भाग V के। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हुक का नियम क्या कहता है। प्रतिबल तथा विकृति के बीच गणितीय संबंध अंग्रेजी भौतिकीय विज्ञानी रॉबर्ट हुक द्वारा दिया गया है। उन्होंने स्प्रिंग्स और वेट्स पे प्रयोगों से प्रदर्शन किया कि जो विकृति है जो शरीर में उत्पन्न होने वाली वृद्धि है वो प्रतिबल के सीधे अनुपातिक होती है, जिसका मतलब है प्रतिबल बराबर है विकृति के, जहां पर के अनुक्रमानुपातिकता स्थिरांक है और इसे प्रत्यस्थता गुणांक भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम हुक के नियम को परिभाषित कर सकते हैं। मतलब हुक का नियम कहता है कि ठोस में खिंचाव उस ठोस की लोचदार सीमा में लागू तनाव के सीधे अनुपातिक होता है, जिसका मतलब है प्रतिबल बराबर होता है विकृति के। दोस्तों, हुक का नियम एक अनुभाविक नियम है तथा ये अधिकतर पदार्थों के लिए वैध होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि प्रतिबल के कितने प्रकार होते हैं और हमने ये भी देखा कि हुक का नियम क्या होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि प्रतिबल विकृति वक्र क्या होता है और किसी तार के द्रव्य के यांग गुणांक का मापन क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, जो कि है ठोसों के यांत्रिक गुण। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ठोसों का परिचय क्या होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार कैसा होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने अपने आसपास बहुत बड़ी बड़ी इमारतें देखी होंगी, ब्रिजेस देखे होंगे, तरह तरह की मशीन्स देखी होंगी, क्रेन्स, फ्लाईओवर और भी बहुत सी इंजीनियरिंग मार्बल्स देखे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब ठोस पदार्थों से बने होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस अध्याय में हम वो सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए, मतलब इन सारी चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप समझ ही सकते हैं कि ये जो चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं उसका बहुत ही भौतिक और व्यवहारिक अनुप्रयोग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ठोस पदार्थ क्या होते हैं। ठोस पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनका कोई निश्चित आकार और आवृत्ति होती है।
उदाहरण के तौर पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक लोहे की रॉड है जिसका एक निश्चित आकार तथा आवृत्ति है। परंतु दोस्तों, क्या ऐसा हमेशा सच में होता है? दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कोई भी ठोस पदार्थ हो, उसका आकार और आवृत्ति बदली जा सकती है। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख रहे हैं, ये एक लोहे की रॉड है। अगर हम इसे गर्म करें तो इसकी आकृति तथा आकार को बदला जा सकता है। चलिए अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक स्प्रिंग लिया है। अगर आप इस स्प्रिंग के दोनों ओर बल लगाकर खींचेंगे तो क्या होगा? इसकी जो लंबाई होगी वो बढ़ जाएगी और जैसे ही आप उसके छोरों को छोड़ेंगे तो वो फिर से अपनी आवृत्ति पुनः प्राप्त कर लेगा। इसी तरह से एक और उदाहरण है हमारे पास, जो कि रबर का है। तो दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा किस कारण से हुआ होगा? किसी भी ठोस पदार्थ को बदलने के लिए उसकी आकृति तथा आकार को बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है, जैसा कि आपने स्प्रिंग के उदाहरण में देखा। तो दोस्तों, किसी पिंड का वह गुण जिसे वह प्रत्यारोपित बल को हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यस्थता। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि इसमें एक स्प्रिंग है जो कि एक डिब्बे से, एक बॉक्स से बंधा हुआ है। तो जैसे ही आप इस डिब्बे पर एक बल लगाएंगे तो ये स्प्रिंग पहले आगे की ओर जाएगा, फिर से अपना आकृति को पुनः प्राप्त कर लेगा, जिसे हम प्रत्यस्थता कहते हैं। दोस्तों, किसी पिंड पर जब हम बल लगाते हैं तो पिंडक में अपना प्रारंभिक आकृति को पुनः प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। उसे हम प्लास्टिकता कहते हैं और उन पदार्थों को हम कहते हैं प्लास्टिक। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी ठोस में प्रत्येक परमाणु या अणु पास वाले परमाणुओं से घिरा हुआ होता है। यह अंतःपरमाण्विक बलों द्वारा आपस में बंधे हुए होते हैं और एक स्थिर साम्य अवस्था में रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, मान लीजिए ये कोई एक गेंद है जो कि आपस में स्प्रिंग से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, यदि आप किसी गेंद को अपनी साम्य स्थिति से विस्थापित करने का प्रयास करेंगे तो स्प्रिंग तंत्र उस गेंद को वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। जब कोई ठोस विरूपित किया जाता है तो अणु अपनी साम्य स्थिति से विस्थापित हो जाते हैं, जिससे उनकी अंतःपरमाण्विक दूरी में अंतर आ जाता है। जब विरूपित बल को हटा लिया जाता है तो अंतःपरमाण्विक बल उसे वापस अपनी प्रारंभिक स्थितियों में ही ले जाते हैं। इस प्रकार से पिंड अपनी प्रारंभिक आकृति और आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार ठोस की सूक्ष्मीय प्रकृति के आधार पर समझा जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रतिबल तथा विकृति क्या होती हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिबल क्या होता है। दोस्तों, इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये कोई एक चित्र है जिसमें आपको एक बॉक्स एक स्प्रिंग के द्वारा संलग्न दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मान लीजिए इस जो पिंड का है वो क्षेत्रफल A है और इसमें जो बल का मान है वो F है। तो दोस्तों, जब किसी पिंड पर एक बल लगाया जाता है तो उसमें थोड़ा या अधिक विरूपण हो जाता है, जो पिंड के द्रव्य की प्रकृति तथा विरूपक बल के मान पर निर्भर करता है। जब किसी पिंड पर एक विरूपक बल लगाया जाता है तो उसमें एक प्रत्यायन बल विकसित हो जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख ही रहे हैं। ये प्रत्यायन बल मान में प्रत्यारोपित बल के बराबर तथा दिशा में उसके विपरीत होता है। तो दोस्तों, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले इस प्रत्यायन बल को ही प्रतिबल कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रतिबल बराबर है
बल भाग क्षेत्रफल के, मतलब F भाग A के। प्रतिबल की SI इकाई न्यूटन मीटर वर्ग 2 होती है। प्रतिबल के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा होता है अपरूपण प्रतिबल और तीसरा होता है जलीय प्रतिबल। दोस्तों, अगली वीडियो में हम प्रतिबल के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि ठोसों का परिचय क्या होता है, जिसके बाद हमने देखा कि ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार क्या होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि प्रतिबल के कितने प्रकार होते हैं और हुक का नियम क्या कहता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। Se le COVID ka na rin. Diyan ba na? प्रतिबल की इकाई क्या है? पास्कल, न्यूटन पर मीटर वर्ग 2। ऊपर के दोनों इनमें से कोई भी नहीं। निम्न में से कौन सा आदर्श प्लास्टिक के करीब है? पुट्टी, इस्पात, रेशा, रबर। वह बल जो किसी वस्तु के आकार को बदलने के लिए होता है वो है कुल बल, घर्षण बल, प्रत्यायन बल, विरूपण बल। यदि किसी निकाय के सभी पक्षों पर समान रूप से बल लगाया जाता है तो शरीर में उत्पन्न विकृति को खाली स्थान कहा जाता है। अनुदैर्ध्य विरूपण, थोक विकृति, लंबाई विकृति, आकार में विकृति। विकृति से राहत मिलने के बाद शरीर के आकार और आकृति को उसके मूल में वापस लाने वाले के लिए जिम्मेदार बल को क्या कहा जाता है? राहत देने वाला बल, प्रत्यायन बल, सुधार बल, विरोधी विरूपण बल।
पुलों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले बीम जैसे समर्थन आदि में एक क्रॉस सेक्शन होता है जो वर्णमाला जैसा दिखता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णमाला है? J, A, M, I। हुक के नियम में कहा गया है कि प्रतिबल सीधे विकृति के अनुपातिक है। प्रतिबल प्रतिबल के विपरीत अनुपातिक है। विकृति यंग के मापक में समानुपाती है। प्रतिबल और विकृति एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। किसी पिंड पर जब बल लगाते हैं तो पिंडक में अपना प्रारंभिक आकृति को पुनः प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं होती। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यायन, प्लास्टिकता, प्रत्यस्थता, विरोधी विरूपण बल। प्रतिबल को कैसे दर्शाया जाता है? प्रतिबल बराबर A भाग F, प्रतिबल बराबर T भाग A, प्रतिबल बराबर A गुणा F, प्रतिबल बराबर F भाग A। इनमें से कौन सा प्रतिबल का प्रकार है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल, जलीय प्रतिबल, ऊपर के दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय परमाणु का तीसरा और अंतिम भाग समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम और इसके बाद समझेंगे परमाणुवीय स्पेक्ट्रम को। तो आइए शुरू करते हैं पहले विषय हाइड्रोजन परमाणु के लाइन स्पेक्ट्रम को। दोस्तों, बोर के मॉडल के तृतीय अभिग्रहित के अनुसार जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्थिति जिसकी क्वांटम संख्या Ni है उससे निम्न ऊर्जा स्थिति जिसकी क्वांटम संख्या Nf है इसमें संक्रमण करता है, तब ऊर्जा के इस अंतर को आवृत्ति न्यू का एक फोटोन वहन कर लेता है, जहां न्यू का मान होता है me⁴ बटे 8 एप्सिलॉन नॉट की घात 2 h⁻³ ब्रैकेट 1 बटे nf⁻² घटा 1 बटे ni⁻²। और यहाँ me⁴ बटे 8 एप्सिलॉन नॉट की घात 2 h⁻³ को रिडबर्ग नियतांक कहा जाता है, जिसका मान होता है 1.097 गुणा 10 की घात 7 प्रति मीटर। दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्थिति से निम्न ऊर्जा स्थिति में आते हैं तो फोटोन उत्सर्जित होते हैं। यहाँ इस चित्र में दिखाया गया स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का एक इसी प्रकार का स्पेक्ट्रम है और यहाँ आप देख सकते हैं कि निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए हमें स्पेक्ट्रम में कुछ लाइन दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त जब कोई परमाणु फोटोन को अवशोषित करता है जिसकी ठीक वही ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्थिति से उच्च ऊर्जा स्थिति में संक्रमण के लिए आवश्यक होती है, यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किसी श्वेत प्रकाश से बनने वाले स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा दिखाई देता है, किंतु कुछ फोटोन से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण बाद में प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम में से वो तरंग दैर्ध्य गायब होती हैं और स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर अधिकतर रेखाएं उन आवृत्तियों को निर्दिष्ट करती हैं जो गैस के परमाणुओं द्वारा अवशोषित की गई हैं। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम का बोर मॉडल द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण एक प्रतिभाशाली महान उपलब्धि था, जिसने आधुनिक क्वांटम सिद्धांत की प्रगति को अत्यधिक प्रोत्साहित किया और इसके लिए सन 1922 में बोर को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं परमाणुवीय स्पेक्ट्रम की। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि किसी परमाणु का स्पेक्ट्रम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा के अवशोषण या उत्सर्जन के कारण बनता है। जैसे यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा श्वेत प्रकाश के पीले रंग वाली तरंग दैर्ध्य को पहले अवशोषित किया जाता है
जिससे यह इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाता है। किंतु यह इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थिर नहीं रह पाता और कुछ समय बाद ही अपनी पुरानी तथा स्थिर कक्षा में वापस लौट आता है। इस प्रक्रिया में यह अवशोषित ऊर्जा का निष्कासन करता है, जिससे प्राप्त होता है केवल उसी तरंग दैर्घ्य का स्पेक्ट्रम, और इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को कहा जाता है उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम। और श्वेत प्रकाश के किसी निश्चित भाग का अवशोषण होने पर स्पेक्ट्रम में उस जगह पर काली रेखा आ जाती है तथा इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को कहते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। अर्थात स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, अवशोषण तथा उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम। इंग्लिश में इन्हें एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और ये स्पेक्ट्रम प्रत्येक तत्व के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। दोस्तों, यहाँ इस चित्र में हाइड्रोजन के दोनों प्रकार के स्पेक्ट्रम दर्शाए गए हैं। यहाँ यदि आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि दोनों ही प्रकार के स्पेक्ट्रम में रेखाओं के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाती है। इसी दूरी के आधार पर मुख्यतः 5 श्रेणियों का पता चलता है, जो इस प्रकार हैं: बामर श्रेणी, लाइमैन श्रेणी, पाशन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी तथा फुंट श्रेणी। आइए अब इन श्रेणियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जैसा अभी हमने देखा कि जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य घटती जाती है, वैसे ही रेखाओं के बीच की दूरी भी घटती जाती है। सबसे पहले बामर ने इन रेखाओं की प्रेषित तरंग दैर्घ्यों के लिए एक सरल सूत्र दिया, जो कुछ इस प्रकार था: 1/λ बराबर r ब्रैकेट 1/n(f)2 घटा 1/ni2। दोस्तों, यहाँ r रिडबर्ग नियतांक है, जिसका मान होता है 1.097 × 10⁷ प्रति मीटर। इसके अतिरिक्त ni इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक कक्षा संख्या तथा nf अंतिम कक्षा संख्या है। चलिए अब इन श्रेणियों के लिए आवश्यक परिस्थिति को जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां दर्शाई गई हैं, जिसमें सबसे बाईं ओर वाली श्रेणी कहलाती है लाइमैन श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन किसी अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से पहली कक्षा में वापस आता है तो प्राप्त श्रेणी कहलाती है लाइमैन श्रेणी। यदि आप यहाँ देखें तो NF का मान होगा 1 तथा NI का मान 2, 3, 4 तथा अन्य संख्याएं हो सकती है। अगली श्रेणी कहलाती है बामर श्रेणी। इसके लिए जब इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से दूसरी कक्षा में वापस आता है तो प्राप्त श्रेणी कहलाती है बामर श्रेणी। और यदि आप यहाँ देखें तो NF का मान होगा 2 तथा NI का मान 3, 4 तथा इसी प्रकार अन्य संख्या हो सकती है। दोस्तों, तीसरी श्रेणी कहलाती है पाशन श्रेणी। इसके लिए जब इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से तीसरी कक्षा में वापस आता है तो प्राप्त श्रेणी हो जाती है पाशन श्रेणी। और यहाँ देखें तो NF का मान होगा 3 तथा NI का मान 4, 5 तथा अन्य संख्याएं हैं। इसके बाद है ब्रैकेट श्रेणी, और जब इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से चौथी कक्षा में वापस आता है तो ये श्रेणी हमें प्राप्त होती है। इसके लिए NF का मान होगा 4 तथा NI का मान 5, 6, 7 तथा इसी प्रकार से अन्य संख्याएं हो सकती हैं। और दोस्तों, अंत में है फुंट श्रेणी। इसके लिए अंतिम कक्षा यानी NF बराबर होती है 5 के तथा प्रारंभिक कक्षा यानी NI होगी 6, 7, 8 तथा अन्य संख्याएं। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, और इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये अध्याय भी। आज के हमारे इस वीडियो में हमने सबसे पहले जाना हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम, इसके बनने के कारण और बनने की स्थितियां। इसके बाद हमने समझा परमाणुीय स्पेक्ट्रम को। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया अध्याय, अध्याय 13, जिसका नाम है नाभिक। तब तक के लिए गुड बाय।
डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। नमस्कार दोस्तों, आज हम पी ब्लॉक के तत्व का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम वर्ग 15 के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वर्ग 15 के यौगिकों से। लास्ट वीडियो में हमने डाइनाइट्रोजन की बात करी थी, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे अमोनिया से। अमोनिया कम मात्राओं में वायु तथा मिट्टी में उपस्थित रहती है, जहाँ यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के विघटन से बनती है। अभी आपके सामने एक रिएक्शन आई होगी, इसमें आप देख सकते हैं कि जब यूरिया का विघटन हो रहा है तो उससे अमोनिया गैस भी निकल रही है। अगर हम बात करें कि व्यापक स्तर पर इसे कैसे बनाया जाता है, तो व्यापक स्तर पर इसे हाबर प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है। हाबर प्रक्रम के बारे में हमने डाइनाइट्रोजन वाले भाग में भी पढ़ा था। हाबर प्रक्रम में क्या होता है, हम डाइनाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और उससे हमें अमोनिया मिलती है। अब हम बात करेंगे अमोनिया के गुणों की। अमोनिया एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। जल की भांति ही द्रव और ठोस अवस्थाओं में यह हाइड्रोजन बंधों द्वारा बंधित होती है। अमोनिया का अणु त्रिकोणीय पैरामिडी है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो इस पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा। अमोनिया गैस जल में अत्यधिक विलेय है, मतलब ये जल में बहुत ही आसानी से घुल जाती है। यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं, NH3 को जब हम जल में डालेंगे तो NH4+ और OH- बनता है। यहाँ पर OH- आयन बनने के कारण इसका जलीय विलयन दुर्बलतः क्षारीय है, मतलब वीकली बेसिक होता है इसका सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं अमोनिया की अभिक्रियाओं के बारे में। ये कुछ अमोनिया की अभिक्रिया है। ZnSO4 के साथ अगर आप अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे तो आपको व्हाइट PPT मिलेगी, यानी कि श्वेत अवक्षेप, और सेम चीज आपको FeCl3 के साथ भी देखने को मिलेगी। तो ये 2 रिएक्शन हैं अमोनिया की। इसके अलावा ये 3 रिएक्शन और हैं। अगर आप Cu2+ में अमोनिया डालते हैं तो वो डीप ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन दे देता है। Cu2+ वैसे तो ब्लू कलर का होता है, लेकिन अगर आप उसमें अमोनिया डालते हैं तो वो डीप ब्लू हो जाता है, मतलब गहरा नीला हो जाता है। और अगर आप Ag+ में Cl- डालते हैं तो वो पहले आपको व्हाइट PPT देता है, और फिर उस AgCl में, जो कि व्हाइट PPT है, अगर आप उसमें अमोनिया डालते हैं तो वो दोबारा से कलरलेस हो जाता है, यानी कि रंगहीन हो जाता है। तो ये कुछ अमोनिया की अभिक्रियाएं हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की। तो ये टेबल है आपके सामने। सबसे पहले आप इस टेबल को बना लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 6 नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। पहला जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो है N2O, जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था होती है नाइट्रोजन की। N2O को कहते हैं डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद आता है NO, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है और इसे कहते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। फिर तीसरा आता है N2O3, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है और इसे कहते हैं डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। फिर चौथा आता है NO2,
जिसे कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है। उसके बाद जो पांचवा होता है उसे कहते हैं डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और इसका फॉर्मूला होता है N2O4। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है और जो आखिरी होता है उसे डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है और इसका फॉर्मूला होता है N2O5। आप इनके जो फिजिकल अपीयरेंस है कि ये कैसे दिखते हैं, आप उनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इनकी जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है उन रिएक्शंस को भी अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल की। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल के विरचन की, यानी कि ये बनता कैसे है, इसके प्रिपरेशन की। तो नाइट्रिक अम्ल को बनाने के लिए हम NaNO3 और H2SO4 का आपस में रिएक्शन कराते हैं। इसमें दो चीजें बनती है, पहला NaHSO4 और दूसरा HNO3। व्यापक स्तर पर यह मुख्यतः ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। ओस्टवाल्ड प्रक्रम कुछ इस प्रकार है। हम क्या करते हैं, NH3 को वायु से ली गई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और इसे हम 500 केल्विन के टेम्परेचर पर रिएक्ट करवाते हैं। तो इससे हमें मिलता है NO और साथ में हमें मिलता है H2O। अब हम इस मिले हुए NO का रिएक्शन करवाते हैं दोबारा से ऑक्सीजन के साथ, हमें मिलता है NO2। फिर हम इस NO2 को पानी में मिला देते हैं तो हमें HNO3 मिल जाता है, जो कि हमारा नाइट्रिक अम्ल या फिर नाइट्रिक एसिड कहलाता है। तो ये ओस्टवाल्ड प्रक्रम है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में हाबर प्रक्रम और ओस्टवाल्ड प्रक्रम को पूछा ही जाता है, तो आप इस चीज़ को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको आप याद रखिएगा, इसकी रिएक्शंस को आप याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल के गुणों की। यह एक रंगहीन गैस है। गैसीय अवस्था में HNO3 की संरचना समतलीय होती है। जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप HNO3 को पानी में मिला दें तो ये H3O+ आयन देगा और साथ में NO3- देगा। चूंकि ये H3O+ आयन दे रहा है तो यहाँ से ही ये पता चलता है कि ये एक प्रबल अम्ल है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है। आप ये चीज आगे देखेंगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है उसको हम लोग ऑक्सीकारक के रूप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज करने जा रहे हैं जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, हिंदी में इसे कहते हैं भूरी वलय परीक्षण। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम FeSO4 को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ और नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। इससे हमें Fe2SO4 होल थ्राइस मिलता है और साथ में कुछ और चीजें भी मिलती हैं जैसे कि H2O और NO। हमें यहाँ पर आयन के फॉर्म में बात करनी है, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ से हमें जो मिला है वो Fe2+ आयन मिला है। फिर हम क्या करते हैं, जो FeSO4 मिला होता है हमको, हम उसका रिएक्शन करवा देते हैं NO के साथ और उसके बाद जो हमें कंपाउंड मिलता है जो कि कुछ इस प्रकार है FeNO H2O5SO4।
वियोजित हो जाएगा। द्रव तथा गैसीय प्रावस्थाओं में इसकी संरचना त्रिसमन्ताक्ष द्विपैरामिडी होती है। यहाँ पर तीनों निरक्षीय आबंध समतुल्य हैं, जबकि 2 अक्षीय आबंध निरक्षीय बंधों से बड़े हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि PCl5 में एक्सियल जो बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़े होते हैं। इसका कारण यह है कि निरक्षीय आबंध युगलों की तुलना में अक्षीय आबंध युगलों पर अधिक प्रतिकर्षण होता है। अब हम बात करेंगे फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल की। तो पहला जो ऑक्सो अम्ल है उसे कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल H3PO2 और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। दूसरा जो ऑक्सो अम्ल है वो कुछ इस प्रकार होता है, इसे कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल और इसका फॉर्मूला होता है H3PO3। तीसरा जो ऑक्सो अम्ल है उसे कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल और इसका फॉर्मूला H3PO4 होता है। अब हम बात करेंगे H4P2O7 की, या जिसे कहते हैं पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। उसके बाद जो ऑक्सो अम्ल है वो है साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक अम्ल। इसका जो फॉर्मूला है वो HPO3 होल थ्राइस होता है और इसका स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन के सामने है। अब जो आखिरी अम्ल है उसे कहते हैं पॉलीमेटा फॉस्फोरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला है HPO3 होल थ्राइस, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है। इसका फॉर्मूला साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक अम्ल से मिलता जुलता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है। ये जितने भी ऑक्सो अम्ल हैं इनके स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनके नाम के साथ इनके स्ट्रक्चर आने चाहिए, परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने वर्ग 15 के यौगिकों के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी पढ़ाई हुई चीजें आपको समझ आई होंगी और आपको ये सुझाव दूंगा कि आप ये सारी चीजें रसायन विज्ञान की NCERT से पढ़ लीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ग 16 के तत्व, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ग 16 के तत्वों के गुण। धन्यवाद दोस्तों।
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।